उमा, आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता निर्वहन कर रहे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल साहब, हम सबके प्रिय मित्र एवं विज्ञान प्रसार के निदेशक, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है साइंस कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे प्रोफेसर नकुल पराशर जी, हमारे युवा मित्र निमिष कपूर जी, हमारे पूर्व सहयोगी रहे और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना एक पहचान बनाया ऐसे निरंजन मालवीय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर संजीव कुमार जी, ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर सोनिका एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर उमा, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, शोधार्थी और प्रिय छात्रों, मैं पिछले 2 घंटे से लगभग बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान सभी का सुन रहा था। अंतिम वक्ता होने का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपके पूर्व के वक्ताओं ने सभी महत्वपूर्ण बात रख ली, आपके पास कुछ विशेष अब कहने के लिए रह नहीं गया, तो यह आसान कर देता है आपके विषय। और दूसरा, लोग भी ऊब चुके होते हैं कि 2 घंटे के करीब सुनने के बाद तो साइंस कम्युनिकेशन हमको इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मेन कोर्स तो आप सबका हो गया है, तो मैं थोड़ा डेसर्ट लगाता हूँ, यही कोशिश करता हूँ। बधाई आपको कि साइंस कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये व्याख्यान आयोजित किया। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के नाते, दूरदर्शन में संपादक के नाते और अब माखनलाल के कुलपति के नाते कुछ प्रयोग कर पा रहा हूँ, कुछ एक योगदान एक विद्यार्थी के नाते कर पा रहा हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बिल्कुल सही कहा कि शायद इससे अनुकूल वक्त हो नहीं सकता साइंस कम्युनिकेशन के लिए। दुनिया भर में इस वक्त एक इंफोडेमिक चल रहा है। इंफोडेमिक मीन्स एन ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर यू आर नॉट श्योर whether the information is reliable or not reliable। आपको ये नहीं मालूम कि विश्वसनीय है या नहीं। सूचनाओं का भरमार है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, यूनेस्को के महानिदेशक, यूनिसेफ के अधिकारी, WHO के महानिदेशक, सबने बहुत चिंता जाहिर की है। यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पिछले बार का, इस बार का नहीं, पिछले बार का जून के अपने मन की बात में हमारे ही मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 2 ग्रामीण बंधुओं से बातचीत की और उनसे पूछा कि भाई आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं ले रहे हो। कहीं ना कहीं वो भी उसी इंफोडेमिक के शिकार हुए। इंफोडेमिक के माध्यम से मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन चलाया जा रहा है। अब ये मिस इंफॉर्मेशन क्या है? मिस इंफॉर्मेशन यानी वो सूचना जो वो आप जाने अनजाने, आपको पता नहीं कि वो सच है या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो सच है और उसको आप आगे बढ़ा देते हैं। डिजिटल मीडिया के आने के बाद, जिसका जिक्र नकुल जी ने मेरे हवाले से कहा, मैंने कहा है कि जिस तरीके से आप इतिहास को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, BC और AD, उसी प्रकार आप मीडिया के युग को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, BG और AG, बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल के पीढ़ी के लोग हैं। हम लोगों ने मैनुअल में काम किया है, टाइपराइटर में काम किया है।
जब हम पत्रकारिता में थे। लेकिन आज बच्चे पैदा ही होते हैं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के साथ। पैदा होते ही उनको जो हम झुंझुना पकड़ाते थे, खिलौना पकड़ाते थे, उसके जगह अब मोबाइल फोन पकड़ाते हैं। ये वो जनरेशन है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, एक्सेस बढ़ गई है। छोटे बच्चों को जो ज्ञान हमको शायद वयस्क होने के बाद पता चला, वो आज ही बच्चे अभी दूध के दान निकले नहीं, उससे पहले उनको वो सूचना है उनके पास। वो बातें उनके लिए नई नहीं है जो हम शायद 20-21 के उम्र में हम जाने। इस तरह की एक माहौल में सूचना का भरमार है और वहां बहुत सारी गलतफहमियां भी कुछ निजी स्वार्थ के तहत, कुछ शरारतपूर्ण रवैये के तहत लोग इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मसलन 2 उदाहरण मैं देता हूं और वहां से आगे अपनी बात को रखता हूं। कोरोना के दौरान हम सब, ये देश सबसे ज्यादा, मैं अक्सर कहता हूं कि तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विश्वगुरु भारत का आज का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है। सारा ज्ञान यहीं से अर्जित होता है। और यहां 2 बड़े उदाहरण इन पैंडेमिक के दौरान जो दिखाई दिया। एक, आप अपने नाक में नींबू का 2 बूंद रस डाल दीजिए, कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। यहां विश्व भर के लैबोरेटरीज, वैज्ञानिक अपना सर फोड़ रहे हैं कि कोई एक जवाब निकालें इस कोरोना का, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 बूंद नींबू का रस जो है नाक में डाल दीजिए, खत्म। अब ये हम में से कई लोगों ने भी, हम में से यानी कि जो तथाकथित शिक्षित हैं, हम लोगों ने भी धड़ल्ले से फॉरवर्ड किया। क्या? उसका कोई शरारत के कारण नहीं, इसलिए कि चलो किसी को फायदा हो जाएगा। यह अलग बात है कि हम में से किसी ने उसको अपने नाक में डाल के आजमा के नहीं देखा। सूचना आई, हमने उसको आगे बढ़ा दिया। और इस तरह जो सूचना 5 लोगों ने शुरू किया, वो 5 करोड़ और आगे चल के 50 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरा, एक नोबेल पुरस्कार विजेता के हवाले यह बताया गया कि अगर आप टीकाकरण कराओगे तो ठीक दूसरे वर्षगांठ में आपकी यहां से पासपोर्ट वीजा कट जाएगी, आप परलोक सिधार जाएंगे, फिर आपकी बरसी मनाई जाएगी, यह बताया गया। अब इससे एक खौफ, मैं एक देवी शेट्टी का इंटरव्यू देख रहा था जो बेंगलोर के बहुत जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। देवी शेट्टी ने बताया कि उनके इलाके में व्हाइटफील्ड में जहां इनका हॉस्पिटल है, नारायण हृदयालय, वो पोश इलाका है, वहां भी जो कोविड शील्ड या कोवैक्सीन के जो डोसेस रखे गए, उस पढ़े लिखे शिक्षितों के इलाके में भी उस टीका को लेने वालों की संख्या कम थी। गांव की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो गांव में बात की थी। ये पढ़े लिखे शहर के लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहे। उसका कारण है कि एक गलतफहमी फैला दी गई कि इसके कारण, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें नपुंसकता हो सकता है, इंपोर्टेंस और बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकता है, सारा कुछ फैलाया गया। हम में से अधिकतर लोगों ने तो 2-2 डोज लेके बैठे हुए हैं। ईश्वर की कृपा से अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की गलतफहमियां फैलाई गई जिसके शिकार हुए। ऐसे बहुत सारी बातें, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और कोरोना को के अलग अलग विभिन्न पहलुओं को लेकर फैलाया गया। लेकिन एक बात उभर कर सामने आई, वो ये कि लोग अब विश्वसनीय समाचार खोजने लग गए। उनको लगने लगा कि ये अफवाहें बहुत हो गई, अब हमको विश्वसनीय समाचार चाहिए।
अब हमको भरोसेमंद समाचार चाहिए, खासकर स्वास्थ्य संबंधित और वैज्ञानिक, और उसके लिए साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग, यानी कि एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग। मेरा यह सौभाग्य रहा, जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक था, तब हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर हम लोगों ने भारत का पहला क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन लेकर आए, जिसके तहत एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग, साक्ष्य आधारित पत्रकारिता में फोकस करते हुए हमने न सिर्फ अपने पाठ्यक्रमों में उसे समाहित किया, बल्कि अपने संकाय, विद्यार्थी और दूसरे अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार समूहों के स्वास्थ्य पत्रकारों को उसमें प्रशिक्षित भी किया। देश भर में कार्यशालाएं की। अभी हमने यूनिसेफ के साथ मिलकर भोपाल में भी किया। हमारे जो अन्य परिसर है, रीवा, खंडवा, नोएडा इत्यादि, यहां सब भी हमने जो है इस तरह के आयोजन, पत्रकारों का प्रशिक्षण वर्ग हमने आयोजित किया, इसमें बड़े पत्रकार जो है, वरिष्ठ पत्रकार संजय अभिज्ञान, ऐसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों को हम लेकर आए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत भी है साइंटिफिक एक टेम्परामेंट लोगों के अंदर, आवाम के अंदर तैयार करने का, क्योंकि आज सोशल मीडिया के तहत सिर्फ ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं, हर विषयों को लेकर, मसलन मेरे एक कर्मचारी ने कुछ महीने पूर्व मुझसे एक रोचक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इंद्र का घोड़ा देखा है क्या? मैंने कहा कि मैंने देखना तो दूर, मैंने सुना भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि इंद्र तो ऐरावत में चलते हैं, ये घोड़े पर कब से चलने लगे? तो उन्होंने कहा नहीं चलने लगे हैं, और इसका फोटो आई है। तो उन्होंने मुझे सच में वीडियो दिखाया, जिसमें बादलों के बीच में से एक घोड़ा दौड़ता जा रहा है, और उनको ये बताया गया, उसमें कैप्शन था कि ये बड़ा मुश्किल से ये तस्वीर मिला है, और जो इंद्र का घोड़ा है। अब ये एनिमेशन टेक्नोलॉजी है, एनिमेशन टेक्नोलॉजी, जो बिजली कड़कती है, उस बिजली को आपने जो है एनिमेशन के माध्यम से एक घोड़े का स्वरूप दिया और इसको फैलाने का प्रयास किया। फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करना, ऑडियो को डॉक्टर करना, वीडियो को मैनिपुलेट करना, आज ये सब आम सी बात हो गई है, जिसके चलते कुछ जगह दंगे फसाद हुए हैं, बहुत सारी गलतफहमियां समाज में फैल गई है, नफरत फैलाया गया, बहुत कुछ हुआ। ऐसे समय में लोगों के अंदर, अब जैसे कुछ पिछड़े इलाकों में जहां महिलाओं को की जमीन जायदाद को छीनने के उद्देश्य से उनको डायन घोषित कर दिया जाता है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से पालघर में कुछ साधु संतों के साथ भी जो है उनको जो लिंचिंग किया गया, ये भी हमने देखा। इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, वो इसलिए क्योंकि आज भी ये अफवाहें चलती है। आज भी लोग कई गलतफहमियों के शिकार है। देखिए, विश्वास अलग है, अंधविश्वास अलग है। इस अंधविश्वास का कहीं ना कहीं हमको जवाब देना होगा, वरना समाज जो है, अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहां भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी जो बालिकाएं हैं उनका विवाह को शुभ माना जाता है। जो बालिक नहीं है, और राज्य सरकार ने प्रयास किए, यूनिसेफ ने प्रयास किए, हम सब ने बहुत सारे संदेश भी, और काफी हद तक वो संख्या कम हो गई है, क्योंकि लोगों के मन में जो
मानसिकता में जो परिवर्तन की आवश्यकता है कि एक बच्ची को 18 साल से पहले उसको शादी नहीं कराना है, मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, उसका कारण जो है वो साइंस को लेकर है। आज भी साइंस या हेल्थ रिलेटेड लोगों के पास जानकारी नहीं है। मैंने अभी पिछले वर्ष ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले कुछ कार्यशालाएं आयोजित की। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि लखनऊ में मैंने स्वास्थ्य संबंधित पत्रकारों की बात कही, वो सेफ मदरहुड की बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं को जो है, गर्भवती महिलाओं को गर्भ के दौरान मौत होती है, उससे उनको कैसे बचाया जा सकता है, गर्भ के दौरान या प्रसव के दौरान। इसके लिए कितना प्राइमरी हेल्थ सेंटर या स्थानीय अस्पताल की आवश्यकता के बारे में, और उससे संबंधित हमने गर्भपात के बारे में भी बात की। वहां कई लोगों को यह नहीं मालूम था कि एक विवाहित महिला को या एक बालिग महिला को, विवाहित महिला को अपने पति के सहमति की आवश्यकता नहीं है गर्भपात कराने के लिए। यह कानून बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। वो महिला का अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो उस बच्चे को पैदा करना चाहती है या नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। एमटीपी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। यह नहीं मालूम, एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मैं अटेंड कर रहा था जहां यह नहीं मालूम कि क्या शुगर फ्री बिस्किट जो डायबिटिक्स खाते हैं वो क्या गर्भवती महिलाएं खा सकती है जिनको शुगर है, या जो बच्चे जिनको शुगर है वो लोग उसको खा सकते हैं। ये बेसिक जानकारी उनको नहीं थी। मैं बिस्किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शुगर फ्री सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूं। इसकी जानकारी नहीं थी। इस तरह बहुत से ऐसे मामले हैं जहां वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में हम कई घटनाओं को अंजाम देते हुए हम अपने ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, अपने शहरी इलाकों में भी देखते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अज्ञानतावश होता है। हम कुछ रूढ़िवादी चिंतन में फंसे रहते हैं, उस वजह से होता है। इसलिए विज्ञान का प्रसार बहुत आवश्यक है। इसके दो रास्ते हो सकते हैं। एक, पत्रकार विज्ञान को समझें और साधारण जनसाधारण की भाषा में लिखें। यानी कि एक अखबार वो होता है जो एयरपोर्ट में भी पढ़ा जाता है, एक अखबार वो भी होता है, वही अखबार नाई के दुकान में और चाय की दुकान में भी पढ़ा जाता है। तो वो सर्वसाधारण की भाषा में वैज्ञानिक शब्दावली को, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको समझाने की आवश्यकता है। किस तरीके से हम जनसाधारण की भाषा में उसको समझा सकते हैं। अब ये पत्रकार ट्रेंड है उसके लिए, तो पत्रकार पहले विज्ञान को समझे, उसको रोचक तरीके से लिखे ताकि आम आदमी को समझ में आ जाए। और दूसरी बात वो महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिकों को हम लिखने का प्रशिक्षण दें जनसाधारण की भाषा में। तो साइंस कम्युनिकेशन सिर्फ मीडिया के लोग लिखेंगे, मीडिया के लोगों की तरह ही जो वैज्ञानिक है, उनमें कुछ वैज्ञानिक जिनका रुझान है लिखने की ओर, उनको हम प्रशिक्षित करें और उनके स्तंभ हम प्रकाशित करें अखबारों में, उनके कार्यक्रम हम करवाएं टेलीविजन में। कुछ पत्रकार हैं, एक मेरे सहयोगी हुआ करते थे जयराम अंसा, पीटीआई में। वो नासा में जॉब छोड़कर वो इधर आए थे, अब हैदराबाद में बस गए थे, और दिल्ली में मेरे सहयोगी थे। उनके साथ टीवी जैन साहब थे। इसी प्रकार पल्लव बागला एनडीटीवी में रह चुके हैं। पत्रकार जिनको साइंस में बहुत रुचि रही है,
लेकिन यह भी आवश्यक है कि हम वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को भी लिखने की कला में हम शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें। मैंने टेरी में जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में द एनर्जी एंड जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके गोल पहाड़ी में, जो गुड़गांव में, मैंने उनके वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया था। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को देहरादून में जो है मैंने प्रशिक्षित किया है कि किस तरीके से जनसाधारण की भाषा में वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। यह भी आवश्यक है, तभी जाके साइंस कम्युनिकेशन जो है वो मात्र पत्रकारों पर ही छोड़ना ठीक नहीं होगा। वैज्ञानिकों को भी जो है संचार के लिए प्रशिक्षित करना होगा। मीडिया की भूमिका लोगों को जागरूक बनाना है। इस कोरोना काल में हमने मीडिया को देखा इस भूमिका को काफी हद तक पूर्ण करते हुए। हमने देखा कि किस तरीके से वैज्ञानिकों को, विशेषकर विशेषज्ञों को वो बिठाकर पूछते थे कई विषयों को लेकर, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस और कोरोना से संबंधित प्लाज्मा थेरेपी और न जाने क्या क्या। लेकिन ये मात्र कोरोना एक प्रकोप इस वक्त आ गया है, तो ये मात्र एक इस वक्त के हिसाब से ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए एक सतत प्रक्रिया। यह मात्र दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नहीं छोड़ना चाहिए। दूरदर्शन और आकाशवाणी पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका में ये तो करेगी, लेकिन ये हर मीडिया घराने को इसको अपनाना होगा। साइंस कम्युनिकेशन, जैसे आप हेल्थ का प्रोग्राम करते हैं, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स का करते हैं, वैसे ही साइंस का एक कैप्सूल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। द हिंदू अखबार है जिसने, चाहे साइंस हो या एग्रीकल्चर हो, कई विषयों को लेकर वो सप्लीमेंट भी निकालते थे, निकालते रहे हैं और लोगों के बीच में। लेकिन हिंदू पढ़ता कौन है? कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने वाले। चेन्नई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चेन्नई में तो वो एक बड़ी संख्या में पढ़ लेते हैं, लेकिन देश भर में उसके संस्करण निकलते हैं, लेकिन वो सिविल्स के लिए तैयार करने वाले पढ़ते हैं या मीडिया के छात्र पढ़ते हैं या बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ते हैं। लेकिन उसके जो साइंस के हैं इश्यूज हैं, उसका टेक्नोलॉजी को लेकर है, उसका हेल्थ को लेकर है, रूरल अफेयर्स को लेकर है। उनका एक एडिटर हुआ करते थे पी साईनाथ साहब, जो आज अपना एक पीपल्स आर्काइव फॉर वो रूरल इनिशिएटिव वो चलाते हैं, परी। तो ऐसे बहुत सारे ये हर अखबार को, हर चैनल को, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को साइंस को आगे बढ़ाना होगा। विज्ञान प्रसार जैसे संस्थाएं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निस्क पीआर, जिसको पहले निस्केर बोलते थे, जो अब पॉलिसी रिसर्च में भी आ गया है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ष मैं भी उस कमिटी में हूं जिसमें हम लोग साइंस राइटिंग के लिए, पुस्तक लिखने के लिए, लेख लिखने के लिए, अखबार लिखने के लिए, एक बहुत साइंस को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रभु हुआ करते थे, बड़े पत्रकार, उनके स्मरण में एक मेडल भी दिया जाता है। वो भी साइंस को लेकर लिखते थे। तो ये बहुत, लेकिन ये काफी नहीं है। कभी कभी एंट्रीज कम पड़ जाती है, अच्छे एंट्रीज नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसको एक आंदोलन के रूप में सरकार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन हमको साइंस को एक आंदोलन के रूप में, विज्ञान भारती जैसे संस्थाएं आज जन जन तक जो है साइंस को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे प्रदर्शनियां आयोजित करती है और बहुत कुछ होता है, लेकिन ये काफी नहीं है। प्लैनेटेरियम्स, नेहरू प्लैनेटेरियम्स और बाकी जो प्लैनेटेरियम्स है वो प्रोग्राम करते हैं,
लेकिन साइंस के प्रति एक रुझान, और मुझे खुशी है कि आज उसके लिए एक माहौल बना हुआ है। और ये सिर्फ कोरोना के कारण ही नहीं, कोरोना से कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक मंगलयान पर जो है एक फिल्म मिशन मंगल आया, वो मुख्य धारा की फिल्म थी। उसमें मुख्य धारा के जो कलाकार हैं, अक्षय कुमार और विद्या बालन जैसे एक्ट्रेस, उन्होंने उसमें भूमिका निभाई और वो बहुत सफल फिल्म था। यानी कि लोगों का रुझान आज साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जा रहा है, लोगों के सोच में, मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। टॉयलेट जैसे फिल्म कामयाब हो जाता है, पैडमैन जैसे फिल्म कामयाब हो जाता है, जो कभी हम 10 साल पहले सोच नहीं सकते थे, क्योंकि लोग अब वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे हैं। लोग संकीर्ण संकुचित सोच से ऊपर उठ के उसको महसूस कर रहे हैं। पर्यावरण के बारे में आज सोच रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग चिंतित हैं। हां, अब उसको अमली जामा पहनाना है, ये हमारा भी काम बनता है। लोग आज प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको जनरेट करने में इच्छुक नहीं है, लेकिन ये तो जो नागरिक समाज हो या म्युनिसिपैलिटी हो, उनको कूड़ादान तो खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहां फेंकेंगे। अगर आप शौचालय नहीं बनाएंगे तो लोग फिर रास्ते का ही इस्तेमाल करेंगे। ये व्यवस्थाएं तो राज्य सरकारों को, स्थानीय प्रशासन को करना होगा अपनी जगह, लेकिन लोगों के अंदर पहले 70 साल की आजादी के बाद हम ये सोच रहे हैं कि हर घर में जो है टॉयलेट होना चाहिए, हमारे स्कूलों में टॉयलेट होना चाहिए, और स्कूल में एक हाई ड्रॉप आउट रेट हमारे बच्चियों के बीच में एक कारण यह था कि वहां जो है वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होता था स्कूल में। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जहां लगता है नहीं अभी होना चाहिए, और ये बदलाव आ रहे हैं, सोच में परिवर्तन आ रहा है। हरियाणा में बेटियों के प्रति जो है सरकार ने अपनी पहल की, लेकिन अब जो है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो जो आमतौर पर बेटों के लिए जो पूजा होती है, कुआं पूजा, वो अब हरियाणा में कुछ गांवों में बेटियों के जन्म पर भी हो रही है। ये बड़ा सकारात्मक समाचार है। मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, भ्रूण हत्या में कमी आ रही है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है? यही सब तो है। सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं है साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारे आम जीवन में हम क्या वैज्ञानिकता के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर नहीं, कुरीतियों के आधार पर नहीं, रूढ़िवाद के आधार पर नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक, आधुनिक, नवीन एक समाज के निर्माण में हमारा सोच क्या है? इस सोच को जो है जब हम अमली जामा पहनाते हैं तो वो विज्ञान है। तो विज्ञान मात्र प्रयोगशालाओं में, लैब में नहीं है। वैज्ञानिक सोच का मतलब है हम साक्ष्य के आधार पर हम बात करते हैं। हम किसी भी अंधविश्वास में पड़कर लोगों का बलि चढ़ाना, कुछ ऐसे लोग जो धोखेबाजी में लोगों को ठगने के उद्देश्य से लोग वेशभूषा बदल देते हैं, उनके चक्करों में पड़ना, वो नहीं है। झाड़ फूंक इत्यादि में विश्वास करना। आज अगर तबीयत खराब है तो चाहे वो कोई भी पैथी क्यों ना हो, एक डॉक्टर के पास जाना, उनसे पूछना। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में भरोसा न कर कर एक डॉक्टर से इलाज कराना, ये सिंपल सी बात है वैज्ञानिकता की। उसके लिए बहुत विज्ञान की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स नहीं खरीद के खाना है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मुझे जो है कोविड का ये लक्षण है तो मैं अभी से ही दवाई शुरू कर दूं। लोगों ने शुरू कर दिया था, हाइड्रोक्लोरोक्विन गायब हो गए थे। तो ये इससे काम नहीं चलेगा। अगर मेरे को तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर से बात करूंगा।
अगर मुझे मानसिक अवसाद है तो मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करूंगा। वो डॉक्टर कोई भी पति का हो सकता है, आयुर्वेद का हो सकता है, सिद्धा का हो सकता है, होमियो का हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन है, मैं डॉक्टर से बात करके ही मैं उसका इलाज करूंगा, खुद का इलाज नहीं करूंगा, मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूं। इस चीज को समझना ही काफी है, अपने शरीर के इस चीज को खुद किसी इस पर ना आकर, निष्कर्ष पर ना आकर, अपना जांच करवा के, ऐसे छोटे छोटे चीजें भी। कई लोग, मैं ऐसे जानता हूं परिवारों को जो अपने करीबियों को इस वजह से खोया क्योंकि समय पर उनको डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, या समय पर जो इलाज बताया गया वो नहीं लिया, कि नहीं ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। हम कोई देसी दवाइयों के परहेज नहीं है, देसी जड़ी बूटियों का परहेज नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर दवाई का कभी भी जो है विकल्प नहीं बन सकता है, सहायक हो सकता है, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है। इस तरह का कुछ वैज्ञानिक चिंतन, वो चिंतन हमारे हर विषय को लेकर, बेटियां बेटों के बराबर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती है, वो सिर्फ सिंपल वैज्ञानिक चिंतन है। वो भी, उनमें भी वही क्षमता है। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे हमारी मणिपुर की बिटिया हो, या भारतीय महिला हॉकी टीम हो, मीराबाई चानू हो मणिपुर से, सारे मेडल हमारी बेटियां लेकर आ रही है देश के लिए। तो ये भी साइंटिफिक थिंकिंग है। तो साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, वो हमें एक समाज में एक परिवर्तन, तभी जाकर हमारा समाज जो है वो सिर्फ भारत ने सैटेलाइट छोड़ दिया, या हमने जो है कुछ हवाई जहाज लड़ाकू खरीद लिए तो उससे हम बहुत बड़े शक्ति नहीं बनते हैं। वो समाज का जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, वो उभर कर आती है। और समाज एक वैज्ञानिक स्तर पर सोचती है। उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत आस्थाओं को छोड़ दें, वो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो फर्क है उसको समझने की क्षमता, वही है वैज्ञानिक चिंतन। और मीडिया का इसमें बहुत अहम भूमिका है। मीडिया को समय देना होगा, मीडिया को समझना होगा कि आज जो इंफोडेमिक का समय है, आज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइवॉर जिसको कहते हैं, ऐसे समय में वो वक्त है जब हम एक डेडिकेटेड, विज्ञान के चैनल भी अब चल रहे हैं, साइंस के चैनल भी चल रहे हैं, डीडी साइंस भी आ गया है, लेकिन उससे नहीं होगा। मुख्य धारा की मीडिया में उसके लिए जगह होनी चाहिए, जहां हम वैज्ञानिक चर्चाएं करें, वैज्ञानिक पुस्तकों का, लोगों के सरल भाषा में पुस्तकें उपलब्ध हो, हमारे स्कूलों में विज्ञान का चर्चा हो। वो विज्ञान सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी नहीं है, विज्ञान हर चीज में है। क्या हिस्टोरिकल साइट्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब कार्बन डेटिंग करती है तो वो क्या साइंस नहीं है क्या? तो इतिहास में भी तो है। कार्बन डेटिंग जब होती है तो वो विज्ञान है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां विज्ञान नहीं है? आज हम एक टेम्परेचर भी हम लेते हैं अपने शरीर में, तो विज्ञान है। इसको समझने की आवश्यकता है। और इस दिशा में जागरूकता किस तरीके से हम कंपनियों के, अंतिम बात मैं कहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लॉबी ग्रुप्स भी चल रही है जो अपने प्रोडक्ट को जो है बेचना चाहते हैं, तो इसलिए वो मार्केटिंग भी करते हैं। उनके प्रभाव क्षेत्र में ना आकर हम ओरिजिनल शोध के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे वो साइंस हो या नेचर हो या लैंसेट हो, जो रिसर्च के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रिकाएं हैं, शोध पत्रिकाएं हैं, उनके आधार पर कुछ मैं पढ़ता हूं कभी कभी। जैसे कि एक अखबार में मैंने पढ़ा कि गर्भवती महिलाओं को अगर आप चॉकलेट
खिलाएंगे तो जो बच्चे पैदा होंगे बड़े हंसमुख बच्चे पैदा होंगे। और मैंने देखा कि उस खबर के छपने के बाद चॉकलेट की इतनी बिक्री हुई, जितने भी पतिदेव थे वो सब जो है चॉकलेट के बड़े बड़े बक्से खरीद कर बेचारी बीवियों को जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला रहे थे कि बच्चा हंसता खेलता पैदा हो। अब ये एक लॉबी, चॉकलेट फर्म्स की एक लॉबी वो काम करती है, वो कुछ जबरदस्ती प्रकाशन करा के उसको रिलीज कराती है। इस तरह बहुत सारे पावरफुल लॉबी से हमें समझने की आवश्यकता है एक मीडिया कर्मी को, कि हम लॉबीज का शिकार ना हो जो ये बोले कि ये विशेष चीज अच्छा है। उसके गुण दोष को समझे। अगर कोई ऐसा विज्ञापन या खबर आता भी है तो अलग अलग विशेषज्ञों से हम बात करें कि आपको इस पर क्या कहना है, ये क्या सही है या नहीं है। कोई खबर देने से पहले सोचे। हमारे एक मित्र हैं, अमर उजाला में उत्तराखंड के संपादक हैं, स्टेट एडिटर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में मुझसे बताया कि सुरेश जी, हमारे उत्तराखंड के एक क्षेत्र से हमारे एक रिपोर्टर ने खबर फाइल की कि वहां वैक्सीनेशन को लेकर यह अफवाह फैल गई है कि उससे नपुंसकता हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने उसको छापने से मना कर दिया। तो मेरे रिपोर्टर ने कहा कि यह बाकी सभी अखबारों में सुर्खियों में छपेगी। उन्होंने कहा वो भले सुर्खियों में छप जाए, मेरे 4 कॉपी ना बिके उस दिन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसे प्रकाशित नहीं करूंगा क्योंकि ये बगैर सर पैर की खबर है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मैं इस तरह के खबर को प्रकाशित नहीं करूंगा। तो मीडिया की भूमिका सिर्फ ये नहीं है कि अच्छे वैज्ञानिक समाचारों को प्रकाशित करना, बल्कि गैर वैज्ञानिक इस तरह के अफवाहों को नहीं प्रकाशित करना, उनको तूल नहीं देना, यह भी उनका विशेष जिम्मेदारी बन जाती है। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। मैंने मेरे ख्याल से अपना समय सीमा को पार कर दिया है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतने सारगर्भित व्याख्यान सुनने के बाद मेरे पास और कोई बिंदु नहीं रह गए थे जो कुछ मुझे लगा कि कुछ आपके साथ साझा करना चाहिए, एक मीडिया के प्रैक्टिशनर के नाते और एक मीडिया एकेडमिशियन के नाते, वो मैंने आपके साथ साझा किया है। पुनः मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को, विज्ञान प्रसार को और नकुल पराशर जी को, विशेषकर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, सार्थक आयोजन किया। इस तरह के आयोजन हर मीडिया के विश्वविद्यालय और हर मीडिया के विभाग में होना चाहिए, तभी जाकर जो है जन जागरूकता बढ़ेगी। उसमें मैं अपने युवा पीढ़ी से यही गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप सोशल मीडिया में अपना सेल्फी जरूर डालें, फोटो डालें, घूमने फिरने का फोटो डालें, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक बातों पर भी थोड़ा लिखना शुरू करें, वैज्ञानिक विषयों को लेकर भी लिखें, ताकि समाज में एक वैज्ञानिक सोच पैदा हो। आप मीडिया कर्मी हैं, आप भविष्य के मीडिया कर्मी हैं, हमारा ये विशेष दायित्व बनता है समाज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तैयार करना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।